का जो केप्लस का जो टॉपिक है उसमें से केप्लस लॉ के पहले दो केप्लस लॉ मैंने पहले वीडियो में बताए थे। आज हम पढ़ेंगे केप्लस का थर्ड लॉ। तो क्या बोलता है केप्लस का थर्ड लॉ, चलो देखते हैं। देखो मैं ना आपको मीनिंग टू मीनिंग, वर्ड टू वर्ड उसका मीनिंग बताऊंगी। देखते क्या है। द स्क्वेयर ऑफ इट्स अ पीरियड of revolution around the sun is directly proportional to the cube of a mean distance of a planet from the sun। ठीक है, आपने तो पढ़ लिया। अभी क्या करेंगे, देखो द स्क्वेयर, स्क्वेयर का मीनिंग होता है 2। ठीक है, पीरियड ऑफ अ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ अ रिवॉल्यूशन मतलब सपोज यहाँ पे एक प्लैनेट है, ये प्लैनेट पूरा इलिप्टिकल पाथ में घूमकर आने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो भी टाइम लग रहा है ना। तो इसी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को हम एज्यूम करेंगे टी। समझ में आया। बाद में द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सन क्या है उसके तरफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या होता है, देखो आपने अलजेब्रा में जो टॉपिक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी के दो टाइप्स है। चलो मैं उसको बताती हूँ। पहले देखो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। एक है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरा है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शन भी बोला जा सकता है, नहीं तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी बोला जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, सपोज कोई प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है तो साथ में दूसरे भी जो प्रोडक्ट उससे कंसिडर रहेगा उसकी भी प्राइस एट अ टाइम बढ़ना। मतलब क्या है, दोनों का एट अ टाइम बढ़ना और दोनों का एट अ टाइम घटना, इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और दूसरा होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की ऑटोमेटिक घटना या तो दूसरे की बढ़ना और पहले की ऑटोमेटिक घटना, उसको बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, बाद में देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कैसे रहेगा। ए और बी मेरे पास दो प्रोडक्ट है ना, ए इज डायरेक्टली ऐसा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी। ओके, और इनवर्सली में क्या रहेगा, ए इज इनवर्सली, तो इनवर्सली में क्या रहेगा, ये साइन तो एज इट इज रहेगा लेकिन ऊपर आपका 1 रहेगा और डिवाइडेड बाय जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। गॉट इट। बाद में देखो दोनों का एट अ टाइम बढ़ना और दोनों का एट अ टाइम घटना, इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर एक का बढ़ना दूसरे का घटना और दूसरे का घटना पहले का बढ़ना, ये भी आपका क्या कहलाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। गॉट इट। यहां तक बात समझ में आई। मैंने आपको 3 चीजें बताई, स्क्वायर बताया, देन उसके बाद पीरियड रिवॉल्यूशन क्या होता है वो बताया, बाद में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग बताया। ठीक है, अभी देखो उन्होंने क्या बोला है कि द स्क्वायर ऑफ अ पीरियड ऑफ अ रिवॉल्यूशन एंड अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अभी क्यूब, क्यूब का मीनिंग होता है 3। कितना होता है, 3। ठीक है, स्क्वायर का होता है 2, क्यूब का होता है 3। द क्यूब ऑफ अ मीन डिस्टेंस। और एक बार बताती, एवरेज लेसन मतलब स्टैटिस्टिक में एवरेज आता है मीन को कैलकुलेट करना। तो मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो देखो ये प्लैनेट को यहां से पूरा यहां तक अपने जगह आने के लिए कुछ ना कुछ तो भी टाइम लग रहा है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, ये प्लैनेट सन ये प्लैनेट के तरफ डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल टू द में है ना। डायरेक्टली उसकी तरफ वो क्या कर रहा है, सन उसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, डायरेक्टली खींच रहा है ना। तो ये जो खींच रहा है तो इसको कुछ ना कुछ तो भी टाइम ये लग रहा होगा टाइम, इसका भी कुछ ना कुछ लग रहा है, इसका भी कुछ ना कुछ, इसका मतलब हर एक प्लैनेट का अलग लग रहा है। सपोज मैं इसको पकड़ती हूँ 2, इसको पकड़ती हूँ 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7। तो हम क्या करेंगे, इन सब का कैलकुलेशन मतलब उन सब का प्लस करेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ, कितने नंबर हो गए मेरे, 6 या 7 नंबर हो गए, जो भी नंबर होंगे वो डिवाइड करूंगी। उसी को बोलते हैं आप लोग मीन को कैलकुलेट करना। ठीक है, मतलब स्क्वायर मतलब 2, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब टी, बाद में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में बताया मैंने, और आपका थर्ड वाला जो चीज है मीन डिस्टेंस वो भी मैंने आपको बताया। अभी केप्लस का थर्ड लॉ क्या बोलता है, देखो द स्क्वेयर ऑफ इट्स अ पीरियड मतलब स्क्वेयर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द स्क्वेयर ऑफ पीरियड रिवॉल्यूशन मतलब किसका, टाइम का स्क्वेयर। गॉट इट। बाद में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अभी क्या करेंगे, टाइम का स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब, क्यूब
का यहाँ पे बोला मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस जो कि होता है आपका, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से। तो मीन डिस्टेंस ऑफ अ क्यूब मतलब क्यूब होता है आर का। हो गया, समझ में आया? मतलब यहाँ पे बोलने के कि स्क्वेयर, जैसे जैसे वहां पे लिखा है वैसे ही, द स्क्वेयर ऑफ अ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना। द स्क्वेयर, किसका स्क्वेयर? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब जो प्लैनेट पूरे इलिप्टिकल पाथ में घूम के आ रहा है उसको कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है, उसी को हम बोलेंगे पीरियड रिवॉल्यूशन। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सन, है ना। वो कहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सन, तो वो साइन देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द का। एंड क्यूब, क्यूब बोला है मतलब 3, मीन डिस्टेंस, क्यूब ऑफ अ मीन डिस्टेंस, ये मीन डिस्टेंस को मैंने बोला है आर, ठीक है। क्यूब ऑफ अ मीन डिस्टेंस, है ना, आर फ्रॉम द प्लैनेट। समझ में आया क्या? तो क्या बोलता है हमारा केप्लर्स का थर्ड लॉ, अभी और से रिवाइंड कर रही हूं मैं। द स्क्वेयर ऑफ अ टाइम रिवॉल्यूशन, टाइम रिवॉल्यूशन को टी बोला जाता है, टी का स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ अ मीन डिस्टेंस। क्यूब मतलब 3 और उसका मीन डिस्टेंस को बोला जाता है आर। यहां तक बात समझ में आई? चलो अभी देखो, ये टी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए मैं उसकी जगह इक्वल के इज इक्वल टू के का यूज कर रही हूं, तो वो के मेरा रहेगा कांस्टेंट। जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तब आपको कांस्टेंट देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हट गया तो बचा क्या आपका इज इक्वल टू के, और बाद में यहाँ पे रह गया आपका आर क्यूब, ठीक है। बाद में देखो यहाँ पे के मेरा कांस्टेंट है, के क्या है मेरा कांस्टेंट। अभी मैंने बहुत पहले भी आपको ये बताई हूँ, इन दोनों के बीच में किसी का साइन नहीं, मतलब इनटू का साइन है, तो आर आपका आरएचएस साइड में, वो अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, ये इनटू में है, इधर जाएगा तो वो डिवाइड में आएगा। तो टी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, के आपका एज इट इज रहेगा, और आर आपका इनटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा। मतलब यहाँ पे आपको के क्या मिला? टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। समझ में आया? ये होता है आपका के प्लस का थर्ड लॉ। ओके, अभी हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं और से आपको एक बार रिवाइंड करती हूँ, व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, क्या होता है ना। दुनिया का, यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को, अर्थ को, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स ही आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ये चीज तो मैंने बताई। सेम चीज यहाँ पे लिखी है, ये पूरा आपका टेक्स्ट बुक का है। मैंने कहीं आपको ऐसा नहीं बोला कि अपने मेरा ये है, ये पूरा मतलब इसका टेक्स्ट बुक का है। तो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर विद द डेफिनेट फोर्स, है ना। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक डेफिनेट फोर्स की वजह से उसको अपनी तरफ खींचता है। बाद में बोला है अभी कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। देखो यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है ना। ये दोनों प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये प्रोडक्ट अपनी तरफ इसको खींच रहा है। तो ये खींचने के लिए खींच रहे हैं ना, तो बाय डेफिनेट सम फोर्स, वो कौन सा है आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स। हो गया यहाँ तक। बाद में ये प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा और ये भी प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा कि नहीं? ठीक है। बाद में उन्होंने क्या बोला? द प्रोडक्ट इन दोनों ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू। अगर मैं प्रोडक्ट बोलूंगी तो ये प्रोडक्ट है और ये भी प्रोडक्ट है, लेकिन वहां पे प्रोडक्ट का मीनिंग होता है इनटू, और ये प्रोडक्ट मतलब मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे बाय डेफिनेट सम फोर्स, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ये वाले ऑब्जेक्ट का और ये वाले ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तो भी मास है, मतलब वेट है ना। तो इनका हमको करना पड़ेगा प्रोडक्ट मतलब इनटू। गॉट इट? देखो मैं पहली जो कंडीशन है मैंने वही लिखी है यहाँ पे। फोर्स, ये देखो लाइन टू लाइन, द फोर्स दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द दोनों ऑब्जेक्ट का मास का इनटू, मतलब प्रोडक्ट क्या है? m1 इंटू m2। ये प्रोडक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, इन दोनों का इनटू। दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन। गॉट इट? सेकंड, इसी में बोला है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
देखो स्क्वेयर ऑफ इट्स डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो क्या है, डरना बिल्कुल नहीं है। सेकंड वाला क्या बोला है, पहला तो समझा, पहला आपने क्या बोला है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये दोनों ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट करना है, ठीक है, m1 इंटू m2। बाद में उन्होंने क्या बोला है, वही फोर्स लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन मैंने आपको बताया, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1, ऊपर 1 हमेशा रहेगा, डिवाइड बाय में क्या आएगा, ये दोनों, ये प्रोडक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये दूसरे को खींच रहे, लेकिन इनके बीच में कुछ ना कुछ तो भी डिस्टेंस होगा ना, है कि नहीं, इनके बीच में डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस क्या है, स्क्वेयर। देखो द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। चलो एक बार मैं आपको डायग्राम थ्रू बता देती हूँ। दिस इज द ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट 2। These are the two objects attracted by definite some force. This force is called the gravitational force. Got it? बाद में ये दोनों प्रोडक्ट है, इनमें कुछ तो भी ये है डिस्टेंस है, वो स्क्वेयर क्या बोला है, स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे ये आ गया। तो फर्स्ट वाला जो था मेरा, दिस इज माय फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो था, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का था तो वो मेरा था सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अभी हम कंपेयर करते हैं इन दोनों इक्वेशन से, तो हमको क्या मिलता है। देखो यहां पे देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो पहला इक्वेशन क्या था हमारा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, है ना, ये दोनों प्रोडक्ट का, ये दोनों ऑब्जेक्ट का क्या था, प्रोडक्ट। और दूसरा इक्वेशन क्या था हमारा, कि इनवर्सली फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों का डिस्टेंस क्या स्क्वेयर के बराबर था। ठीक है, अभी देखो मेरे पास यहाँ पे देखो आपका जो है पूरा, कि ये वाला फोर्स और इधर का भी फोर्स, यहाँ पे डायरेक्ट ये जो साइन और ये जो साइन सेम है। चलो देखते हैं, तीन दोनों सेम है। बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे ये दोनों है सेम, तो इसलिए मैंने एक ही लिख दिया फोर्स। बाद में यहाँ पे दोनों साइन सेम है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। बाद में देखो यहाँ पे मास 1 मास 2 मतलब यहाँ पे लिख दिया, इनटू यहाँ वाला सेकंड वाला इक्वेशन में 1 अपॉन डी स्क्वेयर। गॉट इट। बाद में ये एज इट इज रहने दो, फोर्स एज इट इज, साइन भी एज इट इज। कोई भी चीज को अगर आप 1 से इंटू करते हो तो आंसर एज इट इज आएगा। तो m1 इंटू m2 इंटू 1 मतलब m1 इंटू m2, और डिवाइड में रहेगा आपका डी स्क्वेयर। गॉट इट। यहां तक बात समझ में आई। बाद में देखो फोर्स एज इट इज, मैंने अभी बताया कि मुझे ये साइन हटाने के लिए मुझे कोई चीज का कांस्टेंट का जरूरत होती है, तो इज इक्वल टू के यूज करती हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पे मैं के यूज न करते हुए मैं जी का यूज करूंगी। जी मतलब होता है मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी देखो ग्रेविटेशनल, टीचर आपने के का क्यों यूज नहीं किया, नहीं, यहाँ पे मैं के नहीं यूज कर सकती, यहाँ पे मैं जी का यूज करूंगी। देखो अगर मुझे अर्थ खींच रही है तो मुझे मेरे लिए अलग ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे क्या, उसका वैल्यू क्या मेरे लिए अलग रहेगा क्या, किसी और के लिए अलग रहेगा क्या, नहीं। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इसीलिए सेम है इसलिए वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने लिखा फोर्स, ये साइन हटाने के लिए मैंने क्या लगाया, इज इक्वल्स टू, बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स सबके लिए सेम है करके मैंने जी लिखा, और आपका m1 और m1 इंटू m2 एज इट इज है, डिवाइड में आपका डी स्क्वेयर है। समझ में आया। यहाँ पे मैंने लिखा है G मतलब ग्रेविटेशनल, कैपिटल G मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और बाद में G की वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है आपकी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे है kg⁻⁻2। ये होती है आपकी ग्रेविटेशन की वैल्यू।